कल लास्ट में कहाँ तक आ गए थे भाई हम लोग? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक। एक हेडिंग आप बनाएंगे स्वराज पार्टी। अब नया टॉपिक जो आपका मिलेगा उसे आप कहेंगे स्वराज पार्टी। ठीक है। और स्वराज पार्टी जो आपका इवेंट रहेगा वो रहेगा 1923 एडी 1923 की एक्टिविटी स्वराज पार्टी। ठीक है। साइड में ये जरूर आपको दिखा के चलना पड़ेगा कि स्वराज पार्टी का जो गठन है उसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के एक कार्यक्रम, महात्मा गांधी के एक कार्यक्रम का क्या वायलेशन है, कार्यक्रम का उल्लंघन है, यानी कि वायलेशन है। और महात्मा गांधी का एक कार्यक्रम जो आपको मिलेगा, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मिलेगा, जिसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि विधान मंडलों का या विधान मंडल का बहिष्कार किया जाए, विधान मंडल का बायकॉट बहिष्कार किया जाए। ये जानकारी पहले आपको स्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा। बनाइए ड्राफ्टिंग। मेन टॉपिक आपका स्वराज पार्टी 1923 की एक्टिविटी होगी। और स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन है यानी कि जो गठन है वो महात्मा गांधी के एक कार्यक्रम का वायलेशन आपको लेकर के चलना है, उल्लंघन मानना है। और महात्मा गांधी का ये जो कार्यक्रम आपको मिलेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मिलेगा, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हमको विधान मंडलों का या विधान मंडल का क्या करना है, बहिष्कार करना है। इस टॉपिक की विंडो कहाँ से ओपन होगी, ये मैंने कल लास्ट में आपको ओरली समझाने की कोशिश की थी। कंडीशन बनाते हैं। लिखिएगा पहले थोड़ा। जो लिखा रहा हूँ कल मैं आपको समझा के गया था, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। पहले मैंने कल आपको समझाया, वही बातें जो कल क्लास के लास्ट में मैंने आपको समझाई हैं वही बातें पहले आपको यहाँ पर क्या स्टेब्लिश करके चलनी होंगी। असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर, असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर, असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर भारतीय जनमानस के साथ साथ, भारतीय जनमानस के साथ साथ, भारतीय जनमानस के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी, भारतीय जनमानस के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी महात्मा गांधी की लोकप्रियता में कमी आई, महात्मा गांधी की लोकप्रियता में कमी आई, महात्मा गांधी की लोकप्रियता में कमी आई। महात्मा गांधी की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, महात्मा गांधी की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए
महात्मा गांधी की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मार्च 1922 एडी में, मार्च 1922 में, मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार की ओर से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार की ओर से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी पर राजद्रोह, महात्मा गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। महात्मा गांधी पर राजद्रोह का एलिगेशन, आरोप लगाया गया। एलिगेशन ऑफ सेडिशन कहा जाता है इसको। महात्मा गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज, ये सवाल कई बार उठता है, अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज, अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज, एक नाम है, अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड, अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड की अदालत ने, अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज ब्रूमफील्ड की अदालत ने महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। 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 महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में ब्रिटिश सरकार का यह मानना रहा, महात्मा गांधी के बारे में ब्रिटिश सरकार का यह मानना रहा कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से, कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामले को, भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामले को नकारात्मक बनाने का कार्य किया। भारत में कानून एवं व्यवस्था के मामले को नकारात्मक बनाने का कार्य किया। भाई कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जब तक आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगा तब तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने की, क्योंकि यहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो डेवलपिंग फेस आपके सामने आता है वो चोरा चोरी इंसिडेंट से पहले तक का आपके सामने आता है। यानी कि चोरा चोरी इंसिडेंट के अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिंसात्मक बनाने का कार्य किया हो। ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो भी आपके आंदोलनकारी हैं महात्मा गांधी के तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का अहिंसात्मक तरीके से पालन कर रहे थे। यानी कि सरकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सप्रेशन तो करना चाहती है लेकिन बहाना क्या बनाए। और मैंने कल आपको यही समझाया था कि चोरा चोरी इंसिडेंट जो आपके सामने आता है ये सरकार की क्या है, कंस्पिरेसी है, सरकार का क्या है, षड्यंत्र है। बाद में जिस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने रोल बैक किया, वापस लेने का निर्णय लिया, उसके बाद की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी की जो लोकप्रियता है उसमें भारी गिरावट देखी गई, भारतीय जनमानस के मध्य भी और कांग्रेस के नेताओं के मध्य भी।
महात्मा गांधी की ये जो कमजोरी है, इसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने अगले ही महीने यानी कि मार्च 1922 में उनको गिरफ्तार किया, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और अहमदाबाद के सेशन कोर्ट के जज ब्रूमफील्ड की अदालत ने उनको क्या है 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। और सरकार ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सहारे महात्मा गांधी ने भारत में क्या है कानून एवं व्यवस्था के मामले को नकारात्मक बनाने का कार्य किया। यानी कि सरकार जानबूझ करके चोरा चोरी इंसिडेंट को क्या है प्रमोट करना चाहती है, और चोरा चोरी इंसिडेंट को आधार बनाते ही महात्मा गांधी पर क्या है राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। ठीक है, अब देखो यहां राजद्रोह के आरोप का एक मतलब और है, यानी कि सरकार अगर महात्मा गांधी पर एलिगेशन ऑफ सेडिशन लगा के चलती है या राजद्रोह का आरोप लगा के चलती है, तो सरकार आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बहाने महात्मा गांधी ने भारतीय जनमानस को सरकार के खिलाफ किया है। यानी कि महात्मा गांधी ने भारतीय जनमानस को सरकार के खिलाफ किया है, उकसाया है, प्रवोक किया है कि आपको सरकार के खिलाफ होना है। तो यहां राजद्रोह के आरोप का एक मतलब क्या है आप ये भी बता करके चलेंगे। लेकिन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कांग्रेस में अब बेचैनी पैदा करने वाली है, और कांग्रेस के अंदर जो बेचैनी पैदा होगी उसी के साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है ये महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का क्या है एक परिणाम आपको मान के चलना है। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइए, और ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के मध्य महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के मध्य एक बेचैनी पैदा होगी, डिस्टरबेंस कह सकते हैं आप इसको, एक बेचैनी पैदा हो गई। असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई कि महात्मा गांधी ने असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो एक कार्यक्रम दिया था असल में बेचैनी इस बात को लेकर पैदा हुई कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने समझाया था कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करना है कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करना है कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करना है। अब इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए अब इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए अब इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए क्योंकि महात्मा गांधी इनके माइक बंद कर दो भाई। क्योंकि महात्मा गांधी अपने दिशा निर्देशन देने के लिए क्योंकि महात्मा गांधी अपने दिशा निर्देशन डायरेक्शंस क्योंकि महात्मा गांधी अपने दिशा निर्देशन देने के लिए
उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने दिशा निर्देशन देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। पेन चेंज करो। ऐसे नकारात्मक माहौल में, ऐसे नकारात्मक माहौल में, ऐसे नकारात्मक माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऐसे नकारात्मक माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ऐसे नकारात्मक माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया, बिहार के गया में बुलाया गया, बिहार के गया में बुलाया गया, बिहार के गया में बुलाया गया। यानी कि मामला यही बना। कांग्रेस के अंदर बेचैनी और डिस्टरबेंस का मतलब यह होगा कि महात्मा गांधी का कार्यक्रम रहा था कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करके चलना है। यानी कि विधान मंडल चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे प्रांत के स्तर पर हो, अगर विधान मंडलों के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इलेक्शंस होते हैं तो हमें उनमें पार्टिसिपेशन लेकर के नहीं आना है। अर्थात हमें पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बनना है, हमें सरकार का बहिष्कार करना है। लेकिन अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आप वापस ले चुके हो, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है, और 1923 में खासकर जो आपको यहाँ डिस्कशन करना है, केंद्रीय विधानमंडल के, जिसको कहा जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, के इलेक्शन होने थे। और ये जो आपका केंद्रीय विधानमंडल है, या जो आपका केंद्रीय विधानसभा है, या जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके 1923 में जो आपके इलेक्शंस होने थे, उसी बात को लेकर के कांग्रेस के नेताओं के मध्य बेचैनी पैदा हो गई। अब कांग्रेस के नेताओं को डायरेक्शंस देने के लिए महात्मा गांधी बाहर अवेलेबल है नहीं, है ना। इसी नकारात्मकता के माहौल में कांग्रेस का एक एनुअल सेशन आपको लेके चलना है। दिसंबर 1922 की बात है। ये क्या है? दिसंबर 1922 की बात है। इस सेशन की अध्यक्षता करने का काम कौन करेंगे? बोर्ड से नोट डाउन करके चलिएगा। इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। इसी सेशन में कांग्रेस को आपको दो प्रकार से दिखाना है। ड्राफ्टिंग बिल्कुल ऐसे बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूं। इसी सेशन में कांग्रेस को क्या आपको दो प्रकार से दिखाना पड़ेगा। दो प्रकार से दिखाने का मतलब यह है कि कांग्रेस का एक गुट मिलेगा आपको, जिसे आप कहेंगे परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी। कांग्रेस के इसी सेशन में एक गुट आपको लेकर चलना है, जिसको आप क्या कहेंगे? अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रो चेंजर्स कहा जाता है। और इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नो चेंजर्स कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको यह काम भी कर लेना चाहिए कि जो आपके परिवर्तनवादी हैं, इनमें जो मेजर करेक्टर्स जो आपको लेकर के चलने हैं, तो इनमें मेजर करेक्टर्स आपके कौन कौन बनेंगे? देखो, एक हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक आपके क्या हो जाते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि C राजगोपालचारी, C राजगोपालचारी। और एक आपके क्या हो जाएंगे? डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी। और रटने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम आपको कुछ समझाएंगे। डॉक्टर अंसारी नहीं, उल्टा हो गया। यहाँ पे वो क्या है? परिवर्तनवादी है ना।
ये उल्टा लिख दिया मैंने ना। परिवर्तनवादियों में तो जो मेजर करेक्टर्स आपके होंगे, CR दास और एक आपके होंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और एक आपके होंगे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। यहां लिखेंगे उनको। जो आपके परिवर्तनवादी होंगे, डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी और एक करेक्टर क्या मिलेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि दिसंबर 1922 का बिहार का जो गया सेशन है, उसी में ये डिस्टरबेंस आपका ओपन वे में आपके सामने आता है। कांग्रेस का एक गुट परिवर्तनवादी कहलाएगा, कांग्रेस का एक गुट अपरिवर्तनवादी कहलाएगा, है ना। परिवर्तनवादियों को आप प्रो चेंजर्स कह के चलेंगे और जो अपरिवर्तनवादी हैं उनको नो चेंजर्स कह के चलेंगे। परिवर्तनवादियों के जो मेजर करेक्टर्स हैं, CR दास आपके हो जाते हैं, मोतीलाल नेहरू आपके हो जाते हैं और विट्ठल भाई पटेल आपके हो जाते हैं, राइट। और जो आपके अपरिवर्तनवादी हैं उसमें कौन है, तीनों गांधी जी के क्या है, मेन फॉलोवर हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। तीनों के तीनों क्या गांधी जी के मेन फॉलोअर हैं। कई बार आपकी परीक्षाओं में एक सवाल पूछा गया है कि गांधी जी का एक ऐसा स्टूडेंट या महात्मा गांधी का एक ऐसा फॉलोअर जो बाई प्रोफेशन क्या थे, टीचर। उसमें आंसर क्या आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे या सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे या डॉक्टर अंसारी की बात करेंगे, ये गांधी जी के मेन फॉलोअर माने गए हैं। इवन मैं आपको आज ही बता देता हूं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है, पार्टिसिपेट करने जाएंगे, तो उस समय महात्मा गांधी ने सरकार से खुद कहा था कि मैं सरकारी खर्चे पर अपने साथ किसको लेकर के जाना चाहता हूं, डॉक्टर अंसारी को। तो डॉक्टर अंसारी की बात आप करेंगे, राजेंद्र प्रसाद की बात आप करेंगे या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करेंगे, वाकई में ये महात्मा गांधी के वेरी डीप फॉलोअर माने गए हैं। तो इनको आपने कहां कैलकुलेट करना है, अपरिवर्तनवादियों में। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। और जो आपके परिवर्तनवादी हैं उसमें मेजर करेक्टर्स आपको क्या लेके चलने हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। तीनों से आपको क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। अब मेरी बातों को समझो। देखो, चौंकाने वाली बात क्या है कि बिहार का जो गया सेशन आपके सामने आया है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, CR दास, है ना। अब यहां पर CR दास अपने साथ किसको लेके चल रहे हैं, CR दास के साथ कौन है, मोतीलाल नेहरू है। और इन दोनों के साथ कौन आपके, विट्ठल भाई पटेल हैं। इनको आपने क्या कहा, प्रो चेंजर्स कहा, यानी कि क्या कहा, परिवर्तनवादी कहा। तो इन परिवर्तनवादियों का मानना यह था कि महात्मा गांधी तो अब बाहर है नहीं, और महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो एक मेजर प्रोग्राम हमारे सामने रखा कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करके चलना है। हमें काम करते हैं कि 1923 में केंद्रीय विधानसभा के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी रेस्पेक्टिव इलेक्शंस होने हैं, हम उनमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। भाग लेकर के हम क्या बनेंगे, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनेंगे। और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनने के बाद सरकार को अंदर से ही क्या है, घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यहां पर अपरिवर्तनवादी हैं, जो आपके नो चेंजर्स हैं, ये कहेंगे कि नहीं, कार्यक्रम जिस रूप में महात्मा गांधी की ओर से आया था, कार्यक्रम का पालन क्या होगा, उसी रूप में होगा। जब तक महात्मा गांधी बाहर आकर के अपनी न्यू डायरेक्शंस हमें नहीं दे देते कि इस कार्यक्रम के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, तब तक ये कार्यक्रम बिल्कुल वैसा ही कार्य करेगा जैसा महात्मा गांधी ने बताने की बात की थी। अब कुल मिलाकर के बात एक ये है कि जो परिवर्तनवादी हैं वो महात्मा गांधी के उस कार्यक्रम का वायलेशन करना चाहते हैं जो बार बार मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जो अपरिवर्तनवादी हैं वो महात्मा गांधी के उस कार्यक्रम का पालन उसी रूप में करना चाहते हैं
जिस रूप में महात्मा गांधी ने उसका क्या है प्रस्तुतिकरण पहले किया था। आपकी नजर में यहां पर पॉजिटिव कौन है, परिवर्तनवादी या अपरिवर्तनवादी? हाँ जी, अपरिवर्तनवादी। आप अपरिवर्तनवादी। ऑनलाइन आंसर दीजिए भाई। आपकी नजर में यहां पर जो पॉजिटिव हैं परिवर्तनवादी हैं या अपरिवर्तनवादी हैं? सर अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी। देख लो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बाहर, सबको धूप में खड़ा कर दूंगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है। इसी एक आंसर से अगर इंटरव्यू में ऐसा सवाल पुट अप कर दिया गया और अगर आपने अपरिवर्तनवादी आंसर बता दिए तो इसी एक आंसर से क्या है आपका सारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। समय के साथ क्या बनना सीखो, प्रोग्रेसिव। और यहां पर प्रोग्रेसिव बातें कौन कर रहे हैं, परिवर्तनवादी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, परिवर्तनवादी। पहले दोनों की लैंग्वेज बनाओ, इसके नीचे एरो बनाओ, लिखो। देखो, दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तनवादियों ने परिवर्तनवादियों ने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहा, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहा, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहा कि वर्ष 1923 में 1923 एडी कि वर्ष 1923 में केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय विधानसभा के वर्ष 1923 में केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव होने हैं हमें उनमें भाग लेना होगा, हमें उनमें भाग लेना होगा, हमें उनमें भाग लेना होगा ताकि केंद्रीय विधानसभा का ताकि केंद्रीय विधानसभा का अंग पार्ट ताकि केंद्रीय विधानसभा का अंग बनते हुए ताकि केंद्रीय विधानसभा का अंग बनते हुए हम सरकार को अंदर से ही घेर पाएं, हम सरकार को अंदर से ही घेर पाएं, हम सरकार को अंदर से ही घेर पाएं। अब आप लैंग्वेज किसकी बनाएंगे, अपरिवर्तनवादियों की। कांग्रेस के दिसंबर 1922 के कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में ही कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में ही अपरिवर्तनवादियों ने अपरिवर्तनवादियों ने परिवर्तनवादियों का विरोध करते हुए कहा, अपरिवर्तनवादियों ने परिवर्तनवादियों का विरोध करते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा था
कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करना है, कि गांधी जी ने कहा था कि हमें विधान मंडलों का बहिष्कार करना है। भले ही महात्मा गांधी भले ही महात्मा गांधी इस समय उपलब्ध नहीं है, भले ही महात्मा गांधी इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम का पालन 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 बिल्कुल उसी रूप में होगा लेकिन इस कार्यक्रम का पालन बिल्कुल उसी रूप में होगा लेकिन इस कार्यक्रम का पालन बिल्कुल उसी रूप में होगा जिस रूप में इसका प्रस्तुतिकरण जिस रूप में इसका प्रस्तुतिकरण महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। ये क्या होगी, इन दोनों की लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है। कई बार सवाल पुटअप हो जाता है ना, वो कहेगा इतना कि स्वराज पार्टी की स्थापना को लेकर के कांग्रेस के अंदर जो आपको गुट दिखाई पड़े, सेक्शंस आपको दिखाई पड़े, पूछ लेगा कि परिवर्तनवादियों के मुख्य चेहरे क्या थे या परिवर्तनवादियों के मुख्य चेहरे क्या थे। तो जब आप मेजर कैरेक्टर्स की बात करोगे, तीन तीन नाम हमने आपको दिए हैं, है ना। तो इस हिसाब से क्या आप अपने सवाल को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जो सवाल मैंने आपसे पुटअप किया, मुझे पता है कि आपने अपरिवर्तनवादी आंसर पता क्यों बताया, क्योंकि आपके जहन में क्या थे, महात्मा गांधी। आप ये महसूस करके चल रहे थे कि महात्मा गांधी के प्रति हमें क्या सम्मान व्यक्त करना है, इसलिए हमें किसके साथ जाना होगा, अपरिवर्तनवादियों के साथ जाना होगा। लेकिन यहां प्रोग्रेसिव डिस्कशन कौन कर रहा है, परिवर्तन। क्योंकि सरकार को घेरने का एक अच्छा तरीका यह होता है, सरकार को घेरने का अच्छा तरीका यह होता है कि जो आपके लेजिस्लेचर्स हैं, अगर आप उनके पार्ट बन जाते हैं, तो सरकार अगर ऐसे कानून बनाने की बात करेगी जो आपका एक्सप्लोटेशन या आपका शोषण कर सकते हैं, तो आप ऐसे कानूनों को रोक पाएंगे। ये सही पैटर्न माना जाता है। और समय के अनुसार थोड़ा बदलाव होना क्या है, जरूरी भी है ना। अभी भले ही महात्मा गांधी अंदर हैं, लेकिन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होने के बाद जिस तरीके से महात्मा गांधी बाहर आने वाले हैं, तो मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूं, महात्मा गांधी स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का भी सपोर्ट करेंगे और महात्मा गांधी स्वराज पार्टी के जो अचीवमेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट करके चलेंगे। उसकी वजह है, सारी बातें आपके सामने रख दी जाएंगी। पहले आप एक काम करेंगे, हल्का सा छोटा सा पैराग्राफ बनाइए, है ना। और पेपर बिल्कुल ऐसे नहीं निकलेगा कि आप ये महसूस करके चलें, है ना, कि हर सवाल हमारा याद किया हुआ आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश की है, मैं हर क्लास में ये बात समझा के चलता हूं। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो एक ही पैटर्न है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, अपना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कंडीशन है, उस कंडीशन को आप देख करके टिक नहीं कर सकते। उस पूरी कंडीशन को आपको कैलकुलेट करना होगा, उसकी डिमांड आपको निकालनी होगी। नीचे जो ऑप्शन रखे जाते हैं वो मजाक में नहीं रखे जाते, उनकी भी अपनी क्या होती है, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। राइट, बनाओ पैराग्राफ। अरे बाद में बड़ी मात्रा में गांधी आएंगे, सरकारी बंगला मिलेगा, है, एक आदेश दिया तो चाय दौड़ी चली आई, एक आदेश दिया तो खाना दौड़ा चला आया, है कि नहीं। ना तो कभी अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने की चिंता है, लोग हाथ जोड़ के क्या है, फ्यूल डाल देते हैं।
है ना। जहां पोस्टिंग रहेगी वहां के जो बड़े बड़े बनिए होंगे घरों में सामान खुद ही भिजवा दिया करेंगे, साहब ये हमारी तरफ से क्या भेंट है, स्वीकार करो। तो इतनी बड़ी सुविधाएं अगर लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। जो लोग टॉपर्स होते हैं उनकी यही कहानी होती है। मैंने पहले भी एक दो बार डिस्कशन किया होगा, बस वो सोचते अलग है ना। अगर आप उनके सामने 10 पेजेस में कोई कंटेंट रखने की बात करोगे तो अपने काम का वो कंटेंट निकाल लेंगे, वो 10 के 10 पेज कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं तो कई बार देखते रहता हूँ, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी दिखाई दिए कि उनके पास लूसेंट है, लूसेंट की एक लाइन ऐसी नहीं जो क्या कहते हैं, जो हाइलाइटर आपका होता है उससे मतलब जो है उस पर ना अप्लाई किया हो, एक एक लाइन पूरी किताब तहस नहस कर दी। हाँ। दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, और आपने देखा मैंने कितनी बार क्लास में ये प्रमोट किया, दिसंबर 1922 कांग्रेस का गया अधिवेशन। मैं इस नाते कर रहा हूं ताकि इसको आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, ये रिफ्लेक्शन क्या है आपके दिमाग में आ ही जाए। दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में अपरिवर्तनवादियों की तुलना में अपरिवर्तनवादियों की तुलना में परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादियों की तुलना में परिवर्तनवादी अधिक सकारात्मक दिखाई पड़े, अधिक सकारात्मक दिखाई पड़े। असल में परिवर्तनवादी असल में परिवर्तनवादी समय के अनुसार असल में परिवर्तनवादी समय के अनुसार असल में परिवर्तनवादी समय के अनुसार प्रगतिशील प्रोग्रेसिव बातें कर रहे थे, प्रगतिशील बातें कर रहे थे। केंद्रीय विधानसभा का अंग बनते हुए केंद्रीय विधानसभा का अंग बनते हुए अब आगे बढ़िए, केंद्रीय विधानसभा का अंग बनते हुए केंद्रीय विधानसभा का अंग बनते हुए सरकार को अंदर से सरकार को अंदर से घेरने की बातें कर रहे थे, सरकार को अंदर से घेरने की बातें कर रहे थे। जो बिल्कुल उचित था, जो बिल्कुल उचित था। ठीक है, अब हमने यहां तक की सारी बातें कर ली हैं। अब मामला ये होगा कि दिसंबर 1922 का कांग्रेस का जो गया सेशन आपके सामने हमने रखा है, इसमें जो अपरिवर्तनवादी हैं वो परिवर्तनवादियों को कामयाब नहीं होने देंगे, वो लगातार इन बातों पर अड़े रहेंगे और करैक्टर कमजोर नहीं है, ये भी कौन से वाले अपरिवर्तनवादी। हालांकि देखो सीआर दास अध्यक्षता कर रहे हैं, तो बिहार के गया सेशन में सीआर दास का जो कद है वो बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के एक सेशन को प्रिसाइड करने की बात कर रहे हैं तो जब आप अपना प्रेसिडेंशियल स्पीच देने की बात करेंगे या अध्यक्ष भाषण देने की बात करेंगे तो आपका कद अपने आप में क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। लेकिन परिवर्तनवादी परिवर्तनवादियों की एक नहीं चलने देंगे। फाइनली होगा क्या, फाइनली ये होगा कि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल तीनों कांग्रेस के हाथ जोड़ेंगे और बाहर निकल आएंगे कि जब आपको अपनी मनमानी करनी है आप करो, हम जाते हैं कांग्रेस से बाहर। अब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना बातों को, हम कहां जा रहे हैं, कांग्रेस के बाहर जा रहे हैं। तीनों इलाहाबाद पहुंचे, कहां पहुंचे, इलाहाबाद पहुंचे। और 1 जनवरी 1923 एडी को, यानी कि 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया।
मैं पहले ही आपको सावधान कर रहा हूं, मार्केट में कुछ किताबें ऐसी अवेलेबल हैं जो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन मार्च में दिखाती हैं, मार्च में नहीं है। टेक्निकली अभी मैं इस बात को प्रमाणित करके चलूंगा। ये इलाहाबाद में मिले और 1 जनवरी 1923 एडी को इलाहाबाद में ही स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, परिवर्तनवादी अपनी नींद भुला चुके कि ये क्या हो गया। भाई आपके जो विचार हैं उनमें डिफरेंसेस आना एक अलग, एक बहुत ही नॉर्मल ग्राउंड माना जाता है, लेकिन आप कांग्रेस से बाहर निकले और कांग्रेस से बाहर निकल के आपने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बिहाफ पे हमें कुछ मिला नहीं। महात्मा गांधी क्या है, जेल में है। जनमानस क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन बना हुआ है। सरकार दूर से बैठ करके हम पर क्या हंस रही है। आप स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करा दिए, और स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का मतलब यह होगा कि सरकार इस बात को कैसे कैलकुलेट करेगी, सेकंड स्प्लिट इन कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन। पहला कब हुआ था? 1907 में। क्या आपने तो मजाक बनवा दिया। अब मामला क्या बनेगा? मामला यह बनेगा कि एक और हैं गांधी जी के फॉलोअर, जिनका नाम क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंत तक महात्मा गांधी के साथ रहे और बड़े ही अच्छे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हैं। और मैं कहता रहता हूं कि भारत के विभाजन का एंड तक क्या करते रहे, विरोध करते। अब सुनो, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन मार्च 1923 में कहां बुलाया गया? दिल्ली। और इसी समय जो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, कांग्रेस के सबसे युवा क्या बने? अध्यक्ष बने। इसी सेशन में, जो कौन सा है, स्पेशल सेशन है, मार्च 1923 वाला। इसी सेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने परिवर्तनवादियों और परिवर्तनवादियों दोनों के कान पकड़े और कहा कि मजाक मत बनवाओ, जो हो गया हो गया। लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज नहीं जाना चाहिए कि स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का मतलब यह है कि सेकंड स्प्लिट इन कांग्रेस। परिवर्तनवादियों को समझाए कि आपका जो पर्सपेक्टिव, आप अपने हिसाब से काम करो, और परिवर्तनवादियों को जो पर्सपेक्टिव है उनको उनके हिसाब से काम करने दो। यानी कि अगर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो ही गया है, तो मैं आदेश देता हूं कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस अपनी मान्यता दे और स्वराज पार्टी कांग्रेस के एक अंग के रूप में कार्य करे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वो सब कुछ संभाल लिया उस समय। ये कई बार ग्राउंड आपके परीक्षाओं में बनता भी है। उन्होंने सरकार के सामने कोई ऐसा मैसेज नहीं जाने दिया कि सरकार स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन को लेकर के बातें करे कि ये कांग्रेस में क्या है, दूसरा विभाजन है, सेकंड स्प्लिट है। फाइनली जो आपके परिवर्तनवादी हो मान गए इन बातों को लेकर के कि ठीक है भाई, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया है, तो स्वराज पार्टी को हम कांग्रेस की ओर से मान्यता देते हैं और स्वराज पार्टी कांग्रेस के एक पार्ट के रूप में काम करेगी। और 1923 में जो केंद्रीय विधानसभा के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इलेक्शन होने हैं, उनमें स्वराज पार्टी क्या लेगी, भाग लेगी। सरकार को अंदर से घेरने की कोशिश करेगी, हम सरकार को क्या है, बाहर से। तो ये मामला क्या है, टैकल हो गया उस समय। किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ो, अगला स्टार बना के लिखो। दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में जब परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी, जब परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे,
तब अपरिवर्तनवादियों ने कांग्रेस से बाहर आने का निर्णय लिया। तब अपरिवर्तनवादियों ने कांग्रेस से बाहर आने का निर्णय लिया। तब अपरिवर्तनवादियों ने तब परिवर्तनवादियों ने कांग्रेस से बाहर आने का निर्णय लिया। तब परिवर्तनवादियों ने कांग्रेस से बाहर आने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में परिवर्तनवादियों की ओर से स्वराज पार्टी की स्थापना परिवर्तनवादियों की ओर से स्वराज पार्टी की स्थापना कराई गई। अगला स्टार बना के लिखो। यदि स्वराज पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग होकर कार्य करती, यदि स्वराज पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग होकर कार्य करती, यदि स्वराज पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग होकर कार्य करती, तब इसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन माना जाता। तब इसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन माना जाता। और सरकार के समक्ष हम भारतीयों का प्रस्तुतिकरण और सरकार के समक्ष हम भारतीयों का प्रस्तुतिकरण कमजोर रूप में होता। और सरकार के समक्ष हम भारतीयों का प्रस्तुतिकरण कमजोर रूप में होता। पेन चेंज कर दो। स्वराज पार्टी की स्थापना को कांग्रेस का द्वितीय विभाजन ना माना जाए। स्वराज पार्टी की स्थापना को कांग्रेस का द्वितीय विभाजन ना माना जाए। स्वराज पार्टी की स्थापना को कांग्रेस का द्वितीय विभाजन ना माना जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मार्च 1923 में मार्च 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद मार्च 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के एक अंग के रूप में मान्यता दे दी गई।
कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के एक अंग के रूप में, एज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के एक अंग के रूप में मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट स्टार बना के लिखेंगे। मार्च 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, मार्च 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, मार्च 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में यह सुनिश्चित कराया गया, यह सुनिश्चित कराया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अंग बनते हुए, कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अंग बनते हुए केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में भाग लेगी, केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में भाग लेगी, केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में भाग लेगी, बहुमत हासिल करते हुए, मेजॉरिटी, बहुमत हासिल करते हुए सरकार को अंदर से घेरेगी, बहुमत हासिल करते हुए सरकार को अंदर से घेरेगी, अपरिवर्तनवादी, कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए, अपरिवर्तनवादी कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए सरकार को बाहर से घेरेंगे, अपरिवर्तनवादी कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए सरकार को बाहर से घेरें। मामला क्या हो गया? सॉर्ट आउट हो गया, है ना। अब देखिए, जो केंद्रीय विधानसभा है यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 101। कितनी है? 101। वर्ष 1923 में केंद्रीय विधानसभा के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इलेक्शंस होते हैं। उस समय इसका जो टेन्योर था क्या था? 3 साल था। किसका? केंद्रीय विधानसभा का। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 101। और 101 में से जो आपकी 42 सीट्स हैं, यानी कि 42 सीटों पर कब्जा किसका हो जाता है? स्वराज पार्टी। यानी कि 101 में से 42 सीटों पर सफलता किसको प्राप्त होगी? स्वराज पार्टी को। इसका मतलब यह है कि 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी इलेक्शंस हेल्ड करवाए गए, उनमें स्वराज पार्टी को एक बड़ी सफलता क्या है? प्राप्त हो जाती है ना। अब कहने का एक तौर तरीका यह है, हम बाद में लैंग्वेज बनाएंगे, कि स्वराज पार्टी अगर 42 सीटों पर है तो सरकार चाहकर भी ऐसा कोई लॉ नहीं बना पाएगी जो आपका शोषण कर जाए। और स्वराज पार्टी की ये जो सफलता है, इसमें 2 प्रकार की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जो आपके परिवर्तनवादी हैं, परिवर्तनवादियों में जो आपके विट्ठल भाई पटेल हैं, इनको 1925 में क्या बनाया गया था? केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर। तो अगर विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि स्वराज पार्टी का बहुमत आपको क्या है? कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। स्वराज पार्टी ने अपने बहुमत का प्रयोग करते हुए 1924 एडी में मुंडी मैन कमेटी का फॉर्मेशन कराया।
और मुंडी मैन कमेटी के फॉर्मेशन का मेन मोटिव ये था कि 1919 का एक्ट, जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैं बाद में पढ़ाता हूं उसको, तो मुंडी मैन कमेटी का फॉर्मेशन इस नाते करवाया गया था ताकि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसके जो प्रोविजंस हैं उनको आप क्या करवा पाए, इन्वेस्टिगेट करवा पाए, उनकी जांच हो जाए। तो स्वराज पार्टी ने अपने मेजोरिटी का यूज करते हुए सरकार पर बहुत ही इफेक्टिव प्रेशर उस समय क्या है, जनरेट किया था। बात सही है। अब जो मेजोरिटी हम आपको दिखा रहे हैं 101 में से क्या है, 42। महात्मा गांधी कहां है इस समय, जेल में है। एलिगेशन क्या लगाया गया, सेडिशन, राजद्रोह का। सजा कितने साल की सुनाई गई, 6 साल की। गिरफ्तारी कब हुआ, 22 में। बाहर कब आते, 28 में। लेकिन सरकार ने मार्च 1924 में ही महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया। अब बात समझना, सरकार ने मार्च 1924 में क्या है, महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया। और सरकार ने बहाना क्या बनाया कि महात्मा गांधी की जो हेल्थ है वो जेल में काफी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस नाते हम इनको क्या है, रिलीज करते हैं। सरकार बहाना बना रही। असल में सरकार के दिमाग में यह था कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन महात्मा गांधी के एक कार्यक्रम का वायलेशन है। महात्मा गांधी को अगर हम रिलीज कर देते हैं, महात्मा गांधी बाहर जाएंगे और महात्मा गांधी का सीधा टकराव किसके साथ होगा, स्वराज पार्टी के साथ होगा। महात्मा गांधी इस बात का विरोध करेंगे कि भैया आपने मेरे कार्यक्रम का वायलेशन करके एक नई जो पार्टी है उसका फॉर्मेशन आपने क्यों किया। महात्मा गांधी दौड़े दौड़े बाहर आए। नवंबर 1924 में, नवंबर 1924 एडी में एक गांधी दास पैक्ट हुआ। गांधी दास पैक्ट का मतलब क्या है, एक तरफ महात्मा गांधी होंगे, एक तरफ कौन होंगे, सीआर दास। और नवंबर 1924 में जो गांधी दास पैक्ट हुआ, उसमें गांधी जी ने सीधा कहा कि मैं स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का सपोर्ट भी करता हूं और स्वराज पार्टी का जो अचीवमेंट है उसका भी सपोर्ट करता हूं। सरकार का जो मोटिव है वो गांधी जी ने क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सरकार चाहती थी गांधी जी टकराव की स्थिति में आ जाएं, लेकिन गांधी जी ने बाहर आती स्वराज पार्टी का हर मामले में क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट के माध्यम से। अब महात्मा गांधी अगर स्वराज पार्टी का सपोर्ट करके चल रहे हैं तो आपको अगली कहानी क्या बनानी पड़ेगी कि कांग्रेस भी ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट करके चले कि महात्मा गांधी ने बाहर आते ही स्वराज पार्टी का सपोर्ट कर दिया है। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का एक सेशन कहां पे बुलाया जाएगा, बेलगांव, कर्नाटका में। इसकी अध्यक्षता स्वयं कौन करेंगे, महात्मा गांधी। और इसी सेशन में, बेलगांव सेशन में, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस की ओर से ऑफिशियली गांधी दास समझौते को क्या है, मंजूरी दिलवा दी। सारी कहानी क्या बन गई, ठीक बन गई। अगला स्टार बना के लिखो। वर्ष 1923 में केंद्रीय विधानसभा के गठन हेतु जो चुनाव आयोजित कराए गए, केंद्रीय विधानसभा के गठन हेतु जो चुनाव आयोजित कराए गए, इनमें केंद्रीय विधानसभा के कुल 101 सीटों में से, इनमें केंद्रीय विधानसभा के कुल 101 सीटों में से, इनमें केंद्रीय विधानसभा के कुल 101 सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। 101 सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। कुल मिलाकर स्वराज पार्टी
कुल मिलाकर स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा में एक सकारात्मक बहुमत प्राप्त कर पाई। कुल मिलाकर स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा में एक सकारात्मक बहुमत प्राप्त कर पाई। एक सकारात्मक बहुमत प्राप्त कर पाई। स्वराज पार्टी ने अपने इस बहुमत का प्रयोग करते हुए स्वराज पार्टी ने अपने इस बहुमत का प्रयोग करते हुए स्वराज पार्टी ने अपने इस बहुमत का प्रयोग करते हुए निम्न दो प्रकार की उपलब्धियां अचीवमेंट्स स्वराज पार्टी ने अपने इस बहुमत का प्रयोग करते हुए निम्न दो प्रकार की उपलब्धियां अचीवमेंट्स निम्न दो प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की। दोनों को पेन चेंज करके लिखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। वर्ष 1924 में स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही वर्ष 1924 में स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने मुंडीमैन कमेटी का गठन करवाया। वर्ष 1924 में स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने मुंडीमैन कमेटी का फॉर्मेशन करवाया। जिसका उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसका उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों की जांच करना था। नंबर 2, सर भारत शासन अधिनियम 1919। नंबर 2, वर्ष 1925 में स्वराज पार्टी के एक प्रमुख नेता वर्ष 1925 में स्वराज पार्टी के एक प्रमुख नेता विट्ठल भाई पटेल को विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अगला स्टार बना के लिखेंगे। स्वराज पार्टी के बहुमत को ध्यान में रखते हुए स्वराज पार्टी के बहुमत को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक चाल चली। स्वराज पार्टी के बहुमत को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक चाल चली। खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया।
खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया। असल में सरकार की मंशा यह थी कि असल में सरकार की मंशा यह थी कि महात्मा गांधी बाहर जाते ही असल में सरकार की मंशा यह थी कि महात्मा गांधी बाहर जाते ही स्वराज पार्टी के साथ टकराव करें, स्वराज पार्टी के साथ टकराव करें। लेकिन नवंबर 1924 में लेकिन नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट लेकिन नवंबर 1924 में गांधी दास समझौता लेकिन नवंबर 1924 में गांधी दास समझौता संपन्न हुआ। और इसी समझौते के माध्यम से और इसी समझौते के और इसी समझौते के माध्यम से महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दिया। अगला स्टार। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में बुलाया गया। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में बुलाया गया। पेन चेंज कर दो। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर गांधी दास समझौते को मंजूरी प्रदान की। गांधी दास समझौते को मंजूरी प्रदान की। गांधी दास समझौते को मंजूरी प्रदान की। ठीक। अगला स्टार। सर इसी अधिवेशन के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। इसी अधिवेशन वर्ष 1925 में ही सी आर दास की मृत्यु हो गई।
वर्ष 1925 में ही सीआर दास की मृत्यु हो गई। वर्ष 1926 में इन द ईयर ऑफ 1926, वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा के गठन हेतु, वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा के गठन हेतु जो चुनाव आयोजित कराए गए, जो चुनाव आयोजित कराए गए, जो चुनाव आयोजित कराए गए, उनमें स्वराज पार्टी को कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनमें स्वराज पार्टी को कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। बस धीरे धीरे यहीं से स्वराज पार्टी का प्रभाव समाप्त होता गया। बस धीरे धीरे यहीं से स्वराज पार्टी का प्रभाव समाप्त होता गया। बस धीरे धीरे यहीं से स्वराज पार्टी का इंपैक्ट, प्रभाव समाप्त होता चला गया। राइट। अब एक हेडिंग बनाओ और अपने विचार रखना जरा, है ना। मैं कंडीशन आपको दे रहा हूं। कंडीशन ये है, महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी का समर्थन क्यों किया? वाई महात्मा गांधी सपोर्टेड टू स्वराज पार्टी? महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी का समर्थन क्यों किया? कौन बताएगा? हम्म। नहीं, विचारों में परिवर्तन तो है। अगर वो बाहर आकर के स्वराज पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी का जो पहले पर्सपेक्टिव था उसको उन्होंने चेंज कर लिया है। और कोई आंसर? क्या कहा आपने? सर ऐसा हो सकता है कि ताकि एकता बनी रहे सभी में। हाँ, ठीक कहा आपने। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका भी वही एकता वाला बात आप कहना चाह रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अगर वो स्वराज पार्टी का सपोर्ट नहीं करते तो सरकार के सामने एक नेगेटिव मैसेज चला जाता। और ये भी सही है कि गांधी जी अगर स्वराज पार्टी के साथ टकराव की स्थिति में आ जाते तो स्वराज पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता। ठीक कह रहे हैं आप। समाज में रहने के दो प्रकार के तौर तरीके होते हैं। एक सबसे आसान है। सबसे आसान क्या है? जिस डायरेक्शन में भीड़ चल रही है बस लाइन में पीछे लग जाओ। लाइन में क्या लग जाओ? पीछे लग जाओ। जिस डायरेक्शन में, किसी भी मुद्दे को लेकर के जिस डायरेक्शन में भीड़ चल रही है, लाइन में क्या लग जाओ? पीछे लग जाओ। भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाओ। भीड़ बराबर बहुमत। तो आपके व्यवहार की आलोचनाएं नहीं। एक तरह का यह होता है कि अगर आपको समाज में कोई भी ऐसा वैल्यू या समाज का कोई भी ऐसा ट्रेडिशन, कल्चर या बिहेवियर ऐसा नजर आता है जो वाकई में आपके ओपिनियन में क्या गलत है, तो आप उसका विरोध करके चलें। आज के समय में आप कहेंगे कि हम मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते हैं, या लोगों को अगर आप ये संदेश देने की बात करेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो लोग आपको आपके घर से उठा के ले जाएंगे।
है ना। लेकिन राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंदा सरस्वती, पहले कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि मूर्ति पूजा गलत है। ये उनके विचार थे। हमेशा समाज में अधिकांश लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे भी आपको दिखाई पड़ेंगे जिनके इंडिविजुअल एंड वेरी डिफरेंट क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं। और समाज में ऐसे लोगों का होना क्या होता है, बड़ा जरूरी है। आप सबने सारे आंसर बढ़िया दिए, सही बातें आपने कही, हम कंटेंट भी अभी बनाएंगे। लेकिन मैं महात्मा गांधी को मदारी कहता हूं। मुझे अगर आंसर देना होगा तो मैं आंसर ये दूंगा। आपका आंसर ठीक है, एक एक आंसर सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। मैं खुद आपकी बातों का भी कंटेंट में लिखा के चलूंगा। स्वराज पार्टी का समर्थन करने का सही मतलब यह था, उस बहुमत का समर्थन जिसके बीच में असहयोग आंदोलन की वापसी के धरातल पर महात्मा गांधी अलोकप्रिय हो गए थे। अगर वो बाहर आकर के स्वराज पार्टी का समर्थन नहीं करते, अपोज में चले जाते, उल्टा हो जाता, उनकी जो अलोकप्रियता है उसमें और ज्यादा क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। उन्होंने उस मैंडेट को देखा, जो मैंडेट भारतीय जनमानस की ओर से किसको मिला, स्वराज पार्टी को मिला। उन्होंने उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए अपनी जो अलोकप्रियता है उसका कन्वर्जन किसमें कराना चाहा, लोकप्रियता में, और स्वराज पार्टी का क्या किया, समर्थन किया। और यही है, आप जब पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो बहुत सारे ऐसे ओकेशंस आपके सामने आएंगे कि महात्मा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें डिक्रीजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी अपने आप को एक्टिव करना जानते हैं। अब स्वराज पार्टी का समर्थन करके वो शांत बैठ जाएंगे, कहां, साबरमती आश्रम में, जिसको जो करना है करते रहो। अब वो सही समय का इंतजार करेंगे, और सही समय उनको कौन देगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के ग्राउंड पर, है ना, एक नेहरू रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, और वहां से वो अपने आप को एक्टिव करेंगे, और एक्टिव करके अपने आप को काफी दूर तक लेकर के जाएंगे। उनका काम करने का पैटर्न था। वो जनमानस को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ओपिनियंस हैं, कई बार उनके आगे जनमानस की नाराजगी आई, लेकिन अब देखो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। सरकार को भी क्या क्या दिया, भैया आपका जो था, आपकी जो मंशा थी, मैं उसे पूरा नहीं करूंगा, लिखो। और एकता वाली जो बात आपने कही, ये बिल्कुल सही है। सर इसमें ये भी हो सकता है ना, अगर वर्तमान से जोड़े सबका साथ सबका विकास। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि सबका साथ सबका विकास, आप इस सेंटेंस से किस सीमा तक सहमत है, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, बताओ अभी हुआ कि नहीं हुआ। कह सकते हैं क्या दिक्कत है, कह सकते हैं क्या दिक्कत है। सबका साथ सबका विकास, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, एक बात और जुड़ी थी बाद में भी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कुछ ऐसे सेंटेंस है, हैं? अरे इतना ही पकड़ लो, सबका साथ सबका विकास। ये सेंटेंस पता किसका है, समाजवाद का है, सोशलिज्म का है। और भारतीय मतदाता जनमानस, मैं इस मामले में थोड़ा बहुत स्पष्ट बोल के जाता हूं हमेशा, इस सेंटेंस की गहराई आज तक नहीं समझ पाया। वर्तमान भारत सरकार का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है,
वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। सरकार का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी की ओर जा रहा है, और सरकार का वाक्य क्या है? समाजवाद वाला, यानी कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन उस समय कह सकते हैं कि गांधी जी तो हमेशा कहा कि देखो ऐसा है कि संपूर्ण भारतीय जनमानस को आप सिंगल सोशल यूनिट मान के चलें, एक ही सामाजिक इकाई मान के चलें। डजंट मैटर किसका संबंध किस धर्म के साथ है, जाति के साथ है, सबको एक ही सामाजिक इकाई मान के चलेंगे। और वैसे भी गांधी जी समाजवादी हैं। मैंने गांधीवाद यहां आपको जानबूझ के नहीं पढ़ाया इस बार मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे इथिक्स में पढ़ाना है। तो जब इथिक्स में आप गांधी जी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो वहां आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। इस बार शुरुआत जो आपकी होगी थिंकर्स के साथ होगी। जितने भी थिंकर्स आपको पढ़ के चल रहे हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, आचार्य चाणक्य हैं, महात्मा गांधी हैं, मानवेंद्र नाथ राय हैं, और भी बहुत सारी चीजें, अंबेडकर महोदय, सबको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना? लिखो। असहयोग आंदोलन की वापसी असहयोग आंदोलन की वापसी के वातावरण ने असहयोग आंदोलन की वापसी के वातावरण ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता में कमी लाने का कार्य किया था। महात्मा गांधी की लोकप्रियता में कमी लाने का कार्य किया था। भारतीय जनमानस अपनी नाराजगी उनके प्रति भारतीय जनमानस अपनी नाराजगी उनके प्रति भारतीय जनमानस अपनी नाराजगी उनके प्रति स्पष्ट तौर पर दिखा रहा था। भारतीय जनमानस अपनी नाराजगी उनके प्रति स्पष्ट तौर पर दिखा रहा था। नवंबर 1924 में जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने नवंबर 1924 में जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया, नवंबर 1924 में जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया, असल में यह समर्थन भारतीय जनमानस के उस बहुमत का था। असल में यह समर्थन भारतीय जनमानस के उस बहुमत का था जो उन्होंने स्वराज पार्टी को दिया था इस समर्थन के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समर्थन के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समर्थन के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महात्मा गांधी स्वराज पार्टी तथा कांग्रेस को लेकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वराज पार्टी तथा कांग्रेस को लेकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे
तो ये था आपका टॉपिक स्वराज पार्टी का। कंप्लीट क्या है, हो गया है, वाइंड अप हो गया है। कल आप डिस्कस करने वाले हैं साइमन कमीशन। ठीक है।